हाय स्टूडेंट्स, केडी चैनल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बेटे मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या जाना था, थोड़ा रिवाइज कर लें। तो बेटे लास्ट वीडियो में हमने जाना था किसके बारे में बेटे, निविड़ संकुलित संरचनाओं के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था वन विमा से किस प्रकार से द्विविमीय निविड़ संकुलन होता है, या वन डायमेंशन से कैसे टू डायमेंशन बनती हैं स्ट्रक्चर, टू डायमेंशन से कैसे थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर बनती हैं। तो उसको जानने के बाद हमने किसके बारे में जाना था बेटे, चतुष्फलक के अष्टफलक के रिक्तियाओं के बारे में जाना था कि किस प्रकार से हम उनके स्थान निर्धारित करते हैं। ठीक है बेटा, और कितनी उनकी संख्या होती है, उनके अनुपात पर कैसे हम यौगिक का फॉर्मूला या सूत्र ज्ञात करते हैं, ये सब हमने जाना था पिछली वीडियो में। ठीक है बेटा, तो चलो भाई अब हम नेक्स्ट आज की वीडियो में जानेंगे संकुलन क्षमता। एक अच्छा टॉपिक है क्योंकि अक्सर एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन लग जाता है। ठीक है बेटा, थोड़ा ध्यान से समझ के चलना, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। ठीक है, संकुलन क्षमता। ठीक है बेटा, तो संकुलन क्षमता होता क्या है, पैकिंग इफिशिएंसी इंग्लिश में इसको कहते हैं। संकुलन क्षमता का मतलब होता है बेटे कि जो परमाणु होते हैं किसके अंदर बेटे, ठोस के अंदर, क्रिस्टल के अंदर जो भी परमाणु हैं वो कितने परसेंट क्या हैं, निविड़ हैं, या उनके द्वारा जो घेरा गया स्थान है, ठीक है बेटा, वो कितना स्थान घेरते हैं या संपूरित करते हैं। ठीक है, और फिर भी रिक्तियां बच जाती हैं या नहीं बच जाती हैं, उसके बारे में हम इस पर विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम किसकी, परिभाषा की। तो कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कणों द्वारा संपूरित होता है संकुलन क्षमता कहलाता है। ठीक है बेटा, ये तो मेरी डेफिनेशन हो गई बेटे। कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कणों द्वारा क्या होता है बेटे, संपूरित होता है, क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता कहलाता है। तो संकुलन क्षमता इंग्लिश में पैकिंग इफिशिएंसी बोलते हैं, तो हम बार बार इतना बड़ा वर्ड नहीं लिखेंगे बेटे। तो सूत्र लिखते समय हम किसका इस्तेमाल करेंगे, केवल पीई का इस्तेमाल करेंगे, पैकिंग इफिशिएंसी बराबर, ठीक है बेटा, यूनिट सेल में भाग लेने वाले परमाणु का आयतन ठीक है बटे यूनिट सेल का आयतन। ठीक है बेटा, या क्यूबिक सेल भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, यूनिट सेल का आयतन इनटू 100। ठीक है, क्योंकि पैकिंग इफिशिएंसी जो निकालनी है हमें किस में निकालनी है, प्रतिशत में निकालनी है। तो संकुलन क्षमता का अगर हमें प्रतिशत में निकालनी है तो गुना 100 के लेके चलेंगे, अगर आपको बेटे प्रतिशत में नहीं निकालनी है तो गुना 100 के लेके नहीं चलेंगे। ठीक है बेटा, चलिए ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हमें सबसे पहले निकालनी किसमें है, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता हम यहाँ पर 3 प्रकार की किसमें पढ़ेंगे भैया, हमारी सरल घनीय जालक में, बीसीसी जालक में, और सीसीपी या एचसीपी या एफसीसी जालक में। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के बात है, सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है किसमें बेटे, सरल घनीय जालक।
में संकुलन क्षमता। चलिए बेटा, हम सबसे पहले जानेंगे किसमें, सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता। तो सरल घनीय जालक जो होता है बेटे हमारा, क्या सरल घनीय जालक जो होता है वो कैसा होता है, आप लोग पढ़ के आए हैं, जिसमें सरल घनीय जालक की पहचान है कि जिसमें सरल क्या प्राइमेटिव यूनिट सेल बोल सकते हैं इंग्लिश में, या सरल क्या एकक कोशिका बोल सकते हैं, या आघ एकक कोशिका बोल सकते हैं, वही जालक कैसा होता है, सरल घनीय होता है। ठीक है बेटा, उसकी पहचान क्या होती है, उसकी पहचान, सरल घनीय जालक की पहचान मैं इधर दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ तक की तो बात खत्म हो गई है, अब मेरा पॉइंट ये चल रहा है, और इसके लिए पहचान क्या है मेरी, चलो देखो। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ सरल घनीय जालक में जो परमाणु होते हैं बेटे, पता है सरल घनीय जालक कब बनता है, जब वर्गाकार के जो वर्गाकार लेयर होती है, परत होती है, उसके ऊपर वर्गाकार परत रखते हैं, तभी तो हमारा सरल घनीय जालक बनता है। और वर्गाकार लेयर की पहचान होती है बेटे क्या, कि इसमें जो परमाणु होते हैं, कितने परमाणु बेटे, 4 परमाणु, हर वर्ग में जो 4 परमाणु होते हैं, तो इस प्रकार से एक दूसरे से क्या होते हैं बेटे, अटैच होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं। ओके, ठीक है। तो ये जो चारों परमाणु होते हैं बेटे, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, इस तरह से अटैच होते हैं, और इनके सेंट्रल को अगर मैं मिलाऊं तो मेरा क्या बनता है, एक वर्ग बनता है। क्या बनता है बेटा, मेरा वर्ग। तो वर्ग का मतलब ये होता है कि मुझे क्या जानना है, इनके बारे में जानना है। तो ये जो वर्ग बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, जो ये एक वीमा है, अगर मैं इसे वीमा क्या मानूं बेटे, ए वीमा मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ बेटे, इसको मैं वीमा ए मान लेता हूँ। अगर मैंने इसको वीमा ए माना है तो जरा ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या होगी, ये वाली इस गोले की त्रिज्या हो जाएगी, और ये वाली इस गोले की, मतलब अर्धव्यास भी मैं इसको बोल सकता हूँ। ठीक है। तो अगर मैं प्राइमेटिव यूनिट सेल का चित्र बनाऊं तो आप लोग भी जानते हैं ऐसे होता है कुल मिला के। और प्राइमेटिव यूनिट सेल की पहचान क्या होती है कि अवयवीकरण कहाँ पर होते हैं, केवल कॉर्नर पर होते हैं। ठीक है बेटा। तो मैं केवल 2, क्योंकि हमें पता है क्या है बेटे, सामने वाले 4 और 4 पीछे वाले हैं, तो 4 सामने वाले 4 पीछे वाले। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं केवल 2 को इंडिकेट करूंगा, सब तो सेम ही है। तो बेटे ये वाला एक ही हो गया। ठीक है बेटा। यहां से यहां तक की त्रिज्या आर आर। ठीक है बेटा। चलिए, बाकी एटम को मैं छोटा मान सकता हूं, ये पीछे वाला ये छोटे मान लिए। तो मेरे कहने का मतलब क्या है बेटे, ये वीमा क्या हो गई मेरी ए, और ये त्रिज्या मेरी क्या थी आर। ठीक है। चलिए, अब मुझे क्या मानना है, मैंने क्या माना है, यहां पर क्यूब को माना है घन के बराबर। तो मुझे इसमें संकुलन क्षमता निकालनी है। तो संकुलन क्षमता निकालने से पहले मुझे कुछ वर्णन करना पड़ेगा बेटे। तो मैं मानता हूं, माना घन की वीमा बराबर ए। ठीक है बेटा, ए मान लिया। और वीमा ए बराबर कितने के हैं, 1 और 1 2 आर के, 2 आर के। घन का आयतन क्या होता है बेटे, घन का आयतन बराबर होता है, कोर क्या है हमारी ए है, तो ए की क्या आ जाएगी बेटे, क्यूब आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटे, ए की क्यूब। तो अगर मैंने ए बराबर 2r माना है तो या किसके बराबर हो जाएगी, 2r के क्यूब के बराबर हो जाएगी। और ये बराबर किसके हो जाएगी भैया, 2 दूनी 4 दूनी 8 r की क्यूब। ठीक है बेटा। चलो, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं किसके बारे में बेटे,
अब मेरी वीमा क्या, जो वीमा ए है, तो वीमा ए में कितने हैं परमाणु भाग ले रहे हैं बेटे? 2 परमाणु हैं। तो मैं कह सकता हूं यहां से कि यदि परमाणु एक गोला है, क्योंकि गोला ही तो मान रहे हैं हम लोग, तो गोले का आयतन कितना होगा? गोले का या परमाणु का आयतन बराबर 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया? तो चलिए, अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था पैकिंग एफिशिएंसी का, क्या होता है, सब चीज़ हमारे पास निकल कर आ गई है। ठीक है बेटा, तो वीमा ए बराबर कितने के है? 2r के है, याद रखना। और क्या वीमा ए पर क्या है? 2 परमाणु एक दूसरे के निकट है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, तो पैकिंग एफिशिएंसी बराबर यूनिट। अब मुझे जानना है यहाँ पर परमाणुओं की संख्या के बारे में बेटे। आप लोग परमाणु की संख्या भली भांति निकालना जानते हैं, पहले भी पढ़ के आ रहे हैं, आपने कई बार परमाणु की संख्या पीछे पढ़ी थी। तो कैसे निकालेंगे बेटे? कॉर्नर पर क्या है? 8 है, 8 इंटू 1/8। ठीक है, 8 से 8 कैंसिल, बराबर कितना आ गया? 1। तो परमाणु की संख्या कितनी आई भैया? यहाँ पर 1 आई। तो मैं कह सकता हूं, तो मेरा सूत्र क्या बनेगा यहां से? एक परमाणु का आयतन, क्योंकि यूनिट सेल में भाग कितने परमाणु ले रहे हैं? यूनिट सेल में भाग लेने वाले परमाणु का आयतन, और कितने परमाणु भाग ले रहे हैं? 1। एक परमाणु का आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन और गुना 100। ठीक है बेटा, चलिए पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हमारे पास एक परमाणु कितना है? परमाणु का आयतन कितना है भैया हमारा? मगर पैकिंग एफिशिएंसी हम किस में निकालना चाहते हैं? परसेंट में। तो हमें पैकिंग एफिशिएंसी के आगे प्रतिशत लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? प्रतिशत। ठीक है बेटा, बराबर एक परमाणु का आयतन कितना है? 4/3। तो आप लोग जानते हैं 4 बटे वाली चीज क्या चली जाएगी? इस बटे से नीचे चली जाएगी, तो मैं इसे नीचे ही लेके चलूंगा। 4/3 पाई आर की क्यूब बटे, अब यूनिट सेल का आयतन कितना है? यूनिट सेल की वीमा क्या है? ए, तो ए की क्यूब आ जाएगा, और इनटू में क्या आ जाएगा हमारा? 100 आ जाएगा बेटे। क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अगर 100 आया है तो अब हमें क्या ध्यान देना है कि ए की क्यूब जो है हमारी किसके बराबर है? 8r के क्यूब के बराबर है। और पाई का मान कितना होता है बेटे? 22/7 होता है। तो पैकिंग इफिशिएंसी परसेंटेज बराबर 4/3, पाई का मान कितना रख लेंगे बेटे? 22 इंटू क्या आ जाएगा बटे में 7, ऊपर क्या है भैया? आर की क्यूब इंटू एक की क्यूब की वैल्यू कितनी निकल के आई थी मेरी? 8r की क्यूब इंटू में क्या आ जाएगा? 100। ठीक है बेटा, चलिए अब हमें क्या करना है? बस कुछ नहीं करना है, जो चीज़ कटती है उसको काट देंगे। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगी, 4 दूनी 8 कैंसिल हो जाएंगे, 2 11 22 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो पैकिंग इफिशिएंसी बराबर, तो 11 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना जाएगा? 1100 बटे 7 या 21। ठीक है बेटा, 21 से इसे डिवाइड करेंगे किसको भैया? 1100 को, तो लगभग में हमारा आएगा 52.4%। ठीक है बेटा, लगभग में हमारा कितना होगा? 52.4% होगा। तो मैं कह सकता हूं बेटे यहाँ पर जो हमारा सरल घनीय जालक होता है, इसमें जो परमाणु होते हैं ये कितने क्लोज होते हैं बेटे? 52.4% क्या होता है? इनमें संकुलन होता है, मतलब इनकी पैकिंग होती है। जो पैकिंग होती है इनकी कितनी परसेंट होती है? 52.4% क्लोज होते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करने लगूं कितने परसेंट इसमें रिक्ति होगी, मतलब रिक्त स्थान कितने परसेंट होगा, तो रिक्ति प्रतिशत बराबर 100 में से क्या करेंगे बेटे? 52.4 को घटा देंगे। तो चलो घटा दो,
कितना आया भैया 6 और 9 में 2 गए 7 और 4। तो मैं कह सकता हूँ 47.6% क्या होगा, इनके बीच में स्पेस होगा। ठीक है, चलिए ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलो नोट करते हैं, आप लोग नोट किए। आगे हम जानेंगे कि इसमें भैया बीसीसी जालक में संकुलन क्षमता। चलिए भाई, हमने सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता पढ़ ली है। ठीक है, तो बेटे एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, मैं विशेष करके बता के चल रहा हूं। यहां पर एक संबंध आया था A बराबर 2R। तो ये संबंध जो है ध्यान रखना, ये अक्सर हमें काम आएगा अगर हमें छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं बीमा को लेकर और किसको लेकर बेटे, अर्धव्यास को लेकर या त्रिज्या को लेकर, तो तब ये हमें संबंध काम आता है। तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया है, याद रखना। चलिए संकुलन क्षमता में अब हम आगे पढ़ने वाले हैं दूसरी संकुलन क्षमता किसके बीच में भैया, अंतः केंद्रित घनीय जालक में संकुलन क्षमता। ठीक है बेटा, तो इसमें शॉर्ट में कभी कभी पूछ लेता है बीसीसी जालक में, क्या पूछ लेता है बेटे, बीसीसी जालक में संकुलन क्षमता पूछ लेता है। तो डरना नहीं है। तो अंतः केंद्रित घनीय जालक का मतलब यही होता है बीसीसी। ठीक है, तो बीसीसी पूछ ले तो भी बात यही होगी। ठीक है बेटा, चलिए तो अंतः केंद्रित घनीय जालक में जानने से पहले हमें एक बात जाननी है कि जो सरल घनीय जालक था बेटे, उसमें परमाणु जो थे क्या थे बेटे, परमाणु जो थे इस तरह से क्या थे, एक दूसरे से अटैच थे। ठीक है बेटा, और क्या बना रहे थे, एक वर्ग बना रहे थे। जबकि बीसीसी जालक के अंदर होता क्या है, ये परमाणु एक दूसरे से अटैच ना होके ठीक है बेटा, इस तरह से होते हैं। कैसे होते हैं बेटे, इस तरह से होते हैं। ठीक है, और इनके केंद्रों को अगर मैं मिलाऊं तो मेरा वर्ग बनता मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जो है इसकी खासियत समझना, यहां प्रत्येक परमाणु एक दूसरे से अटैच थे, लेकिन ये चारों एटम यहां एक दूसरे से अटैच नहीं है, ये बीच वाले से अटैच है। अब बीच वाले से अटैच होने के कारण हमारे पास एक ये मुसीबत आ गई कि जैसे हमने सरलता से इसकी संकुलन क्षमता निकाल दी थी, ऐसे नहीं निकाल सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से इस पर विकर्ण डालना पड़ेगा। वो आपकी मर्जी है, चाहे आप विकर्ण इधर को डाल लो या इधर को डाल लो। ठीक है बेटा, ठीक है। अगर जैसे ही हम इस पर विकर्ण डालते हैं तो हमें यहां पर क्या मिलता है, अगर मैं इसको बी क्या मानूं भैया, सी मानूं, तो एक अर्धव्यास तो यहां मिलेगा आर, एक आर यहां मिलेगा, एक आर यहां और एक आर यहां। ठीक है, चलो चित्र में समझते हैं। ठीक है, ध्यान रखना भाई, इसका चित्र थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए ध्यान से समझना, क्योंकि चित्र अगर समझ में आ गया तो समझ लेना संकुलन क्षमता समझ में आ गई। बराबर दूरी रखते हैं चारों तरफ। ठीक है बेटा, जितना ऊपर से नीचे इतना ही यहां से नीचे, इतना इधर, इतना इधर। ठीक है, चलो अब हमें ध्यान देना है क्या, कि हमें विकर्ण देखना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, केवल ये वाले तीनों एटम इंडिकेट करने हैं, हाईलाइट, बाकी भले ही छोटे हों कोई नहीं चलेगा। तो ये तो कॉर्नर वाला हो गया मेरा। ठीक है, ये इधर कॉर्नर वाला हो गया। ठीक है, और ये विकर्ण वाला हो गया बेटे। कौन सा हो गया, विकर्ण वाला। चित्र स्मार्ट नहीं आ रहा है, तुम लोग स्मार्ट से बनाना। ठीक है बेटा,
ओके, चलो अब अगर ये मेरा विकर्ण वाला हो गया तो ये तो पूरा पूरा पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि आप लोग पढ़ पाए हैं पहले भी। क्या पढ़ा है आपने कि विकर्ण पर जो होता है वो पूरा परमाणु क्या करता है, यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करता है। यहां से यहां तक त्रिज्या r, ये भी r और ये भी r। अगर मैंने इसको बीमा c माना है तो ये यहां से यहां तक क्या हो गई, r हो गई। लेकिन मुझे सबसे मेन चीज ये देखनी है कि जो मुझे यहां से लंब यहां डालना है, कहां डालना है बेटे, यहां। ये बीमा मेरी a है और ये भी मेरी a है और ये भी मेरी a है और ये मेरी b है। तो जब मुझे a की वैल्यू मतलब सारी वैल्यू सेम करनी है, क्योंकि हमें विमा निकालने के लिए पहले विकर्ण ज्ञात करना होगा। विकर्ण जब ज्ञात होगा जब हमें विमा पता होगी, और विमा हम क्या मान के चल रहे हैं, a मान के चल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले यहाँ से विकर्ण की वैल्यू इन दोनों से निकालनी पड़ेगी, आधार और लंब से, और फिर मुझे विकर्ण सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इससे और इससे। ठीक है बेटा, चलिए तो चलते हैं। हम सबसे पहले क्या लिख देते हैं, किसमें बेटे, बीसीसी जालक में परमाणु विकर्ण पर उपस्थित है, जो दो परमाणुओं के किसमें है भैया, संपर्क में है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो जाती है। विकर्ण पर परमाणु क्या है, दो परमाणु के संपर्क में है। क्लियर है, चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या विकर्ण C बराबर, अच्छा चलो ये बात लिख देते हैं हम, विकर्ण C बराबर किसके हैं, 4R के, क्योंकि गिन लो 1 2 3 4R। ठीक है, ये आगे काम आएगा। अब हमें क्या करना है, पहले पाइथागोरस प्रमेय निकालकर C की वैल्यू निकालनी है। तो त्रिभुज, मैं पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लिखूंगा नहीं, सीधा लेकर चलूंगा। त्रिभुज किसमें बेटे, अगर मैं इसको P नाम दूं और इसको Q नाम दूं, इसको R नाम दूं, तो इसको S नाम दूंगा। ये त्रिभुज को नाम दिए मैंने, गोलों को नहीं दिए हैं, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, किसको नाम दिए मैंने, त्रिभुज को नाम दिए, गोलों को नहीं दिए हैं। तो चलिए त्रिभुज P, पहले मैं इसको देखता हूं PQR से, त्रिभुज PQR से। ठीक है बेटा, विकर्ण क्या है मेरा भैया, यहाँ B है, तो B का वर्ग बराबर, ये पेन यूज करूंगा, B का वर्ग बराबर, ठीक है बेटा, A का वर्ग प्लस A का वर्ग, मतलब आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, ये 10th क्लास में आपने मैथ में जाना होगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो B स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगी, 2A स्क्वायर के। अगर मैं स्क्वायर वाला इधर रूट मतलब वर्ग को यहां से हटाऊं तो इधर रूट बन जाता है, तो B बराबर रूट क्या आ जाएगा, 2A, और स्क्वायर से क्या हो जाएगा, इसका रूट कट जाएगा, तो इसलिए हम इसको स्क्वायर को रूट में नहीं लाएंगे बेटे, बाहर लाएंगे। समझते हो बात को नहीं, जैसे ही रूट स्क्वायर पे आता है तो रूट ऐसे कट जाता है। ठीक है बेटा, तो इसलिए हम यहाँ पर इसे क्या लाएंगे, रूट से बाहर लाएंगे, पर 2 में स्क्वायर है नहीं इसलिए रूट में आ जाएगा। तो मेरे पास B की वैल्यू आ गई रूट 2A, स्क्वायर नहीं आएगा, अब स्क्वायर से तो कट गया ना, वो क्या जाएगी बेटे, रूट 2A आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार मैं C, विकर्ण C जो है मेरा, अब देखो यहाँ पर इस त्रिभुज का विकर्ण C है, और C बराबर किसके होगा, AB के स्क्वायर के बराबर होगा, योग के। तो C का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। अब B की वैल्यू क्या है, ये रही रूट 2A का वर्ग, तो C स्क्वायर बराबर आ जाएगी मेरी A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो C वर्ग बराबर किसके हो जाएगा, 3A स्क्वायर का हो जाएगा। अब मैं C बराबर बनाऊंगा, बिल्कुल सेम कंडीशन वहाँ, तो रूट किसके ऊपर आएगा बेटे, 3 के ऊपर आएगा, A वर्ग, A का जो वर्ग है वर्ग से रूट कट जाएगा, तो इसलिए जाएगा हमारा C बराबर रूट 3A।
ठीक है। अब हम लोग अभी पढ़ के आए थे थोड़ी देर पहले, क्या विकर्ण C बराबर किसके हैं 4R के, और यहाँ विकर्ण C बराबर किसके हैं √3a के। तो C बराबर √3a बराबर किसके हो गया 4R के आ गया। तो √3a बराबर किसके हो गया 4R के, और a बराबर हो गया 4R बटे √3। ठीक है बेटा, ये संबंध बहुत प्यारा सा संबंध है, ध्यान रखना। अक्सर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां ए और आर को लेकर क्या है क्वेश्चन पूछता है। कैसा क्वेश्चन पूछेगा कि वो देगा कि किसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर जालक दे देगा, बीसीसी जालक में परमाणु की त्रिज्या आर की वैल्यू दे देगा, कुछ भी एक्स वाई जेड है, और वीमा पूछेगा ए। तो बेटे इसी संबंध से हम निकाल सकते हैं किसको, वीमा को। और अगर एक संबंध और भी होता है बेटे दूसरा, कि वो ऐसे भी तो पूछ सकता है 4R √3a बराबर 4R है, अगर मैं R की वैल्यू निकालूं तो 4 बटे में चला जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा बेटे मेरा √3a बटे क्या जाएगा 4। एक संबंध ये भी होता है। ठीक है बेटा, ये जब है जब वीमा दी हो और त्रिज्या पूछे, आसान है, मतलब निकल इससे भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखो अक्सर कहीं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ जाए तो वहां दिक्कत आ जाती है। ठीक है बेटा, चलो ये तो हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमें चलना है कहाँ भैया, वापस अपनी पैकिंग इफिशिएंसी पर। चलो पैकिंग इफिशिएंसी से पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पर कॉर्नर पर तो होते भी हैं एटम, ये बनाना भूल गए भी हम। ठीक है बेटा, ये अन्य कॉर्नर वाले विकर्ण पे तो है ही है। तो 8 गुना 1/8 पार्ट तो कॉर्नर का हो गया, प्लस एक सेंटर का हो गया, मतलब विकर्ण का हो गया। तो 8 से 8 कैंसिल, तो 1 + 1 बराबर कितना आ गया टोटल 2। तो नंबर ऑफ एटम कितने आए 2। फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। तो पैकिंग इफिशिएंसी परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, कितने परमाणु भाग ले रहे हैं 2 परमाणु का आयतन 2 गुना कर लेंगे परमाणु का आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन। कई तरीके हैं बेटे, इसे किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, इसमें घबराना नहीं है। किताबों में कभी कभी कुछ अलग भी लिख देता है, तो उससे कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है, तो पैकिंग इफिशिएंसी बराबर 2 गुना परमाणु कितना है भैया हमारा, परमाणु का आयतन तो हम जानते ही हैं, अभी हमने पढ़ा था पीछे 4/3। पाई का मान भी डायरेक्ट रख लेता हूँ मैं, 22/7 गुना r³ इंटू में। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर क्या रखना है, यूनिट सेल का आयतन बराबर क्या होता है, ए होता है, ए की क्या जाएगा क्यूब आ जाएगा। चलो आने लिख रहे हैं पर बताया हमें ए की क्यूब होता है। अब ए की वैल्यू कहीं दिखाई दे रही है आपको, ये नहीं दिखाई दे रही, तो ए का मान कितना है 4R बटे √3। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ थोड़ा, ए की क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 4R √3 की क्यूब। ठीक है बेटा, तो 4R √3 की क्यूब है। अब बटे की जो बटे वाली चीज़ है वो ऊपर चली जाती है, तो 4R³ और बटे की बटे वाली चीज़ कहाँ चली गई √3 की क्यूब, इंटू में क्या आ गया 100। अब बेटे अगर मैं √3 की 3 बार √3 की गुना करता हूं तो एक बार तो वर्ग बन के रूट कट जाते हैं, तो 3√3 आ जाएगा मेरा। चलिए पैकिंग इफिशिएंसी बराबर 2 चौक, ओहो चलो कैलकुलेशन बाद में करेंगे, पहले कटिंग पटिंग कर लेंगे, गुना 22R³ इंटू 3√3 और बटे में आ जाएगा हमारा 3 × 7 इंटू 4 की 3 बार गुना होगी, 4 चौक 16 चौका 64 R³ इंटू में क्या जाएगा बेटे 100। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है बेटे, R³ से R³ कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 64 कैंसिल हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 11 22 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, कितना कैंसिल हो जाएगा 11। मैं अलग पार्ट से लिख देता हूँ, कभी आप रिल जाएँ यहाँ पर, तो कितनी बार कैंसिल हो गया ये 11 बार। तो 11 की मल्टीप्लाई किस में करनी है, केवल 100 में करनी है। तो पैकिंग इफिशिएंसी बराबर 1100 गुना √3
बटे, ये तो कैंसिल हो गया, 7 चौक 28। ठीक है बेटा, अब √3 की वैल्यू रख दो आप लोग। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1100 गुना 1.73, 1.73 2 होती है पूरी पूरी, बटे कितना आएगा 28। अब इसको गुना करने के बाद जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे आप गुना करने के बाद, ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करोगे, जब भाग करोगे तो हमारे पास लगभग कितने परसेंट आएगी? 68% आएगी। क्या? पैकिंग इफिशिएंसी किसमें बेटे? अंतः केंद्रित घनीय जालक में। ठीक है, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, अगर इसके भी परमाणु 68% क्या है? क्लोज हैं। ठीक है, या मैं कह सकता हूं 68% क्या है? इनकी संकुलन क्षमता आई है, तो स्पेस कितना बचेगा? 100 में से क्या करेंगे? 68 को घटाएंगे तो इतने % रिक्त स्थान फिर भी बच जाएगा। चलो नोट करो, फिर चलते हैं हम किस पर बेटे? सीसीपी जालक की तरफ। चलिए भाई, अब नेक्स्ट जानेंगे हम सीसीपी जालक में संकुलन क्षमता। ठीक है बेटा, सीसीपी आ जाए या एफसीसी आ जाए, या कभी आपसे कोई पूछे कि एचसीपी में, तो सब में इक्वल ही होती है। ठीक है बेटा, लेकिन ज्ञात इसमें करेंगे हम एफसीसी, ठीक है, या सीसीपी में। चलिए सीसीपी, ठीक है, फुल फॉर्म आप जानते हैं, पीछे पढ़ के आए हैं, या एफसीसी जालक में संकुलन क्षमता। ठीक है, मैं इसकी फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, सीसीपी की एफसीसी की बहुत बड़ी लाइन बैठेगी। ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोल सकते हैं और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल बोल सकते हैं। चलिए, अब हमें इसमें जानने से पहले फिर वही सभी में एक ही कंडीशन हम लोग जान कर चल रहे हैं, क्या उसका हमें क्या बताना चाहिए? चित्र पता होना चाहिए। जब तक हमें चित्र नहीं पता जालक का तब तक हमें दिक्कत आएगी। तो चलिए भैया, एफसीसी या सीसीपी जालक में अवयवीकरण कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पर उपस्थित होते हैं बेटे? प्रत्येक फलक पर उपस्थित होते हैं। और अगर मैं फलक की बात करूं तो सारे फलक समान होते हैं, तो हमें यहाँ गणना करने के लिए केवल एक ही फलक मान लेना है। कोई सा भी एक फलक मानकर हम गणना कर सकते हैं किसकी? संकुलन क्षमता की यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो चलिए, तो मैंने इस वाले फलक को मान लेना है और यहाँ से यहाँ तक मुझे देखना है कि एक परमाणु तो ये मेरा है और एक परमाणु मेरा ये हो गया और एक मेरा ये हो गया फलक पर। ठीक है बेटा, और यहाँ से मैं क्या डाल दूंगा? इस पर लंब डाल दूंगा और लंब डालने पर ये मेरा आर, ये मेरा आर, यहाँ तक ये आर और ये आर। ठीक है बेटा, इसे क्या मान लेता हूँ मैं? विकर्ण बी मान लेता हूँ और ये किसके बराबर है? 4r के बराबर है। उसके बाद मैं कह सकता हूँ क्या, मेरा एक त्रिभुज मुझे बनता दिखाई दे रहा है जिसे मैं पी क्यू आर मानूंगा। ये मेरी बी है, ये मेरी ए है वीमा और ये मेरी ए है। ठीक है बेटा, चलिए अब मुझे क्या करना है? संकुलन क्षमता निकालनी है और बाकी चीज़ तो आप लोगों को पता ही है कि हर कॉर्नर पर होंगे, यहाँ भी अवयवीकरण, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और बाकी फलक पर भी होंगे और 2 विपरीत फलकों पर, ये वाले। तो मैं यहीं पर पहले नंबर ऑफ एटम याद कर लेता हूँ। इसमें नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे? 8 गुना 1/8 पार्ट तो कॉर्नर का हो गया, प्लस 6 फलक हैं इंटू 1/2 पार्ट यहाँ होगा 1, टोटल कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है बेटा, तो नंबर ऑफ एटम का भी भैया मैंने काम खत्म कर दिया है यहाँ पर निकाल कर। अब आगे चलता हूँ मैं किस पर? संकुलन क्षमता पर। तो मैं कह सकता हूँ P बराबर किसके हैं? 4r के हैं। अब अगर मैं यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय लगाऊँ P Q R से, तो P Q R से, ठीक है बेटा, त्रिभुज P Q R से विकर्ण B का वर्ग बराबर किसके होगा बेटे? ये A है, ये आधार क्या है? A है, A का वर्ग प्लस A का वर्ग, तो B का वर्ग बराबर किसके हो जाएगा? 2A के वर्ग के। और B बराबर किसके हो जाएगा बेटे? वर्ग इधर जाएगा तो रूट से 2 तो किसके ऊपर आएगा? रूट 2 के ऊपर, और A रूट से बाहर आ जाएगा, तो B बराबर रूट 2A आ गया। ये संबंध निकल के हमारा है B बराबर रूट 2A, जबकि हमें पता है कि B बराबर किसके होता है? 4R के।
तो b बराबर √2a बराबर किसके है 4r के। तो मेरा क्या जाएगा बेटे, अब √2a बराबर किसके हो गया 4r, और a बराबर 4r बटे क्या जाएगा √2 बटे में चला जाएगा। जब √2 बटे में जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर नीचे √2 की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या होता है बेटे, इसका मतलब आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, √2 से √2 कटेगा तो एक ही माना जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई होने पर इसकी कंडीशन बदल जाएगी। 4r √2 की मल्टीप्लाई होगी √2 में तो 2 आ जाएगा हमारा। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, r को इधर ले जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 4√2r बटे क्या जाएगा बेटे, 2 की 2 में √2 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना जाएगा 2 आ जाएगा। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, कितने बार कैंसिल हुआ 2 बार। तो मेरा a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर 2√2 आ जाएगा। ये मेरा एक संबंध आया जो मुझे गणना में बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। चलिए इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, कौन से वाले पॉइंट को, जो मैंने ये लिखा है यहाँ पर a वाला, तो मैं लिख सकता हूँ r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा √2a बटे क्या जाएगा बेटा मेरा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक संबंध बन जाता है। ठीक है, दोनों को अगर मुझे बीमा और त्रिज्या को लेकर क्या करना है, संबंध ज्ञात करना है, यहाँ √2r आएगा। ठीक है बेटा, 2√2r। अगर मुझे किसको बेटे r और किसको a को लेकर कोई संबंध ज्ञात करना है या कोई भी पोटेशन निकालनी है, a निकालनी हो या r निकालनी हो, a दी हो, r निकालनी हो, r दी हो, a निकालनी हो, तो इस संबंध से भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी संबंध आप यूज कर सकते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। किस पर बेटे, संकुलन क्षमता, वही कंडीशन Pe प्रतिशत बराबर, अब कितने परमाणु भाग ले रहे हैं इसमें 4, तो 4 × 4 परमाणु का आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन गुना कितना जाएगा बेटे 100। तो पैकिंग इफिशिएंसी बराबर परसेंटेज बराबर 4 गुना परमाणु का आयतन 4/3, पाई का मान मैं डायरेक्ट रख लेता हूँ 22/7 गुना r की ऊपर क्या आएगा क्यूब बटे। अब यहाँ पर देखो a बराबर किसके हैं 2√2r के हैं, तो a की क्यूब बराबर किसके हो जाएगी 2√2r की क्यूब के बराबर हो जाएगी। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 2 की 3 बार गुना होगी तो क्या जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 √2 की 3 बार गुने करेंगे, जैसे मैंने अभी √3 की करी थी थोड़ी देर पहले, तो इनटू में 2√2r की क्यूब आएगा। इतनी बड़ी क्या ये हमारी पोटेशन आई। तो चलिए हम रख देते हैं यहाँ से सीधा, a की क्यूब की पोटेशन हमारी आई है 8 × 2√2r की क्यूब इनटू में क्या जाएगा 100। ठीक है, चलिए अब हमारी आ जाएगी पैकिंग इफिशिएंसी परसेंट बराबर, अब वो कुछ कट्टी पट्टी हो रही है, 4 4 16 और 8 दूनी 16, ये कट गई ये कट गया, अब बचोगी 22 × 100 बटे 3 × 7 × √2। ठीक है बेटा, √2 की वैल्यू रख लेंगे 22/3 × 7 × 1.414। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आप लोग खुद करके देखेंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने पर लगभग मेरा आंसर 74% आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा CCP जालक होता है या FCC जालक होता है वो कितने % क्लोज होता है 74%। तो उसमें परमाणु क्या होते हैं, बहुत क्या होते हैं मैं कह सकता हूँ पास होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ स्पेस बच जाता है, रिक्ति बच जाती है। कितनी 100 में से घटाएंगे 74 को तो हमें पता चल जाएगा। और बेटे मैं कह सकता हूँ अब तक ये प्रमाण लगाया जाता है कि कोई भी परमाणु 100% निविड नहीं होता, क्लोज नहीं होता। ठीक है बेटा, चलिए ये पॉइंट हमने यहाँ तक जान लिया है। तो चलो भाई आप लोग इसे ज़रा नोट करो। अब नेक्स्ट मैंने जो संबंध बताए थे आपको, ये वाला
या ये वाला संबंध जो बताया था इससे रिलेटेड सवाल कैसे पूछ लेता है, एक क्वेश्चन मैं करा के चलूंगा यहाँ से। चलिए बेटे, ये हमारा क्वेश्चन है गोल्ड AU, जिसकी क्या दिया भैया, यहाँ पर त्रिज्या दी है, आर कितनी दी है 0.10 नैनोमीटर दी है, ठीक है बेटा, और किस में FCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। तो पूछ रहा है कोर की लंबाई क्या होगी, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जालक कौन सा है, हमारा FCC जालक है, और FCC जालक के लिए संबंध क्या है, ये बात बहुत ज़्यादा जरूरी याद रखनी है बेटे, क्योंकि अगर आप लोग संबंध ये भूल गए कि किसके बीच पूछ रहा है, वो कहाँ निकलवा रहा है वीमा या कोर की लंबाई, तो आप क्या कर दोगे, क्वेश्चन में गड़बड़ कर दोगे। तो हमें पता है FCC जालक है, और उसके लिए संबंध होता था A बराबर 2√2R का संबंध है, ठीक है। तो ये संबंध हमने पहले लिख लिया है, और दिया क्या है हमारे पास सवाल क्वेश्चन के अंदर, क्या दिया है भैया, दिया है R बराबर कितना 0.1, 0 का मतलब यही होता है, 0 पॉइंट के बाद लगाओ मत लगाओ, एक के बाद, ठीक है बेटा, 1 मान लेते हैं, चलो रख देते हैं, ये चलो मत रखो, छोड़ो, ठीक है बेटे। उसके बाद हमें क्या करना है, A निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, A बराबर 2 इंटू √2 का संबंध हमें दिख रहा है, A का और R का संबंध मुझे दिख रहा है, √2 की वैल्यू 1.414 इंटू में क्या जाएगा बेटे, मेरे पास R का मान कितना है 0.1 है, ठीक है। तुम कंफ्यूज हो इसलिए मैंने यहाँ से ख़त्म ही कर दिया है इसको, 0.1 ही मान लिया है, कभी आप कहो सर तो लेके चल रहे हैं कुछ और, वहाँ पे रखा है कुछ और, 0.1। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम एक की, तो कितना आएगा भैया हमारा, तो देखो 0.1 और इनको भूल जाओ, पहले मैं 2 की सीधी इसमें गुना कर लेता हूँ सारे में, तो 1 में करेंगे तो 2 1 2 1 ही आएगा, 4 में 2। अब देख लेते हैं दशमलव, 1 2 3 कितने अंक के बाद है बेटे, 3 इधर 1 1 4, तो मेरा क्या आ गया, A बराबर मात्रक क्या था मेरा, नैनोमीटर था, क्योंकि मेरे पास R काय में है, नैनोमीटर में है, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, A बराबर कितना, ये आ गया मेरा 0.2828 नैनोमीटर, ठीक है। चलो ये तो क्लियर हुआ हमारा। अब नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ बेटे वीमा संबंधी गणनाओं की। अगर वीमा संबंधी गणना है हमारे पास, वीमा संबंधी गणना, और कैसे करते हैं बीमा संबंधी गणना, उसका मैटर मैं आपको पहले समझा देता हूँ। मान लो आपको बीमा दी है, कोर की लंबाई दे दी आपको, ठीक है, और आपसे कहा परमाणु की संख्या दे दी, और आपको परमाणु द्रव्यमान दे दिया, और आपसे कहा क्या कि एकक कोष्ठिका का घनत्व ज्ञात करो। तो बेटे अगर हमें घनत्व ज्ञात करना है तो हम इस फॉर्मूले से जो मैं बताने जा रहा हूँ, हम किसी क्रिस्टल का क्या कर सकते हैं, घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। और याद रखना पूरे पदार्थ का घनत्व जो होता है वो एकक कोष्ठिका के घनत्व के क्या होता है, बराबर होता है। चलो तो मैं सीधा फॉर्मूला लेकर आऊँगा, घनत्व D बराबर Z इंटू M/NA, चलो बड़ा भी बना सकते हो चाहे वो आप इसको, NA इंटू A की क्यूब, ठीक है बेटा। जहाँ तो मैं कहूँगा जहाँ क्या बेटे, Z बराबर किसकी है, परमाणुओं की संख्या की, ठीक है, और M क्या है, परमाणु द्रव्यमान, चलिए Na क्या है, आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो नंबर भी बोल सकते हैं। A क्या है, कोर की लंबाई, क्या है बेटे, कोर की लंबाई। अब ध्यान देना यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपको जरूर आएगा सवाल में, ठीक है। आवोगाद्रो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू 6.023 गुना 10 की पावर कितनी होती है बेटे, 23 होती है। एक दिक्कत आपको आएगी क्या, कि अगर आपसे क्या कहता है वो कि A की जो वैल्यू देता है अक्सर वो किस में दे देता है, पिकोमीटर में देता है, PM में। तो आपको सीधा क्या करना है, अगर PM में दी हो तो बेटे उसको किस में चेंज करनी है, प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर हो गया ना, तो प्राइम मिनिस्टर से सीधा किस में जाना है आपको, चीफ मिनिस्टर में जाना है, मतलब CM में चेंज करनी है, मीटर में मत जाना, मिनिस्टर पद पर मत जाना, किस पर जाना भैया,
सीएम पद पर जाना और सीधा सीधा पता है हमें 1 पिकोमीटर बराबर 10 की पावर -10 सीएम के होता है। ठीक है बेटा, सेंटीमीटर के। तो याद रखना, कभी भी आप लोग इससे संबंधी क्या कर रहे हो, गणना कर रहे हो, तो ये बेटे न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा होता है, मतलब इसमें कैलकुलेशन लंबी होती है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो तो उसमें बस ध्यान रखना कि आपको बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो आपकी कोर की लंबाई है ए, अगर वो पिकोमीटर में दी है उसको किस में चेंज कर लेंगे, सीधा हम सेंटीमीटर में ज्ञात कर लेंगे और सेंटीमीटर में ज्ञात करके सीधा रखना शुरू करेंगे और सवाल को हल कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल याद रखना, कैलकुलेशन करते समय घबराना नहीं है। बस अगर आप घबरा गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है कुछ नहीं, सब गुना भाग का नियम है। ठीक है बेटा, चलिए भाई, मैंने आपको बीमा संबंधी गणना से रिलेटेड पॉइंट भी आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट हम जानेंगे क्रिस्टल दोष के बारे में, लेकिन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में क्रिस्टल दोष के साथ। ठीक है भाई, अगर किसी न्यूमेरिकल में दिक्कत है इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में आपको, तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है बेटे, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।